तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो इतिहास है उसको 3 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा होता है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने उस वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पूरे डिटेल्स में बता दिया था। अब यानी कि जो दूसरा नंबर है आदि ऐतिहासिक काल, उसमें जो यानी कि सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता आता है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिस्ट्री का पूरा वीडियो इसी चैनल पर अपलोड होने वाला है और इसी प्रकार का नोट्स रहेगा। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, समझिएगा। सबसे पहले है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यह सभ्यता जो है वह सिंधु नदी के तट पर मिला था और सिंधु नदी के तट पर अनेकों ऐसे यानी स्थान मिले थे जो आदि ऐतिहासिक काल के माने जाते हैं। तो इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद देखिए, इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था वो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी और 1821 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया। तो देखिए, सबसे पहले जिसका खोज हुआ था वो हड़प्पा का खोज हुआ था, ठीक है। और उसका खोज यानी कि दयाराम साहनी ने किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। और उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज 1821 ईस्वी में किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से एक बात और याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला नंबर है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उत्तर में आपका हो जाएगा मांडा, जम्मू कश्मीर। इसके बाद पश्चिम सीमा जो है वह सुतका गैंडोर यानी बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पूर्वी सीमा जो कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद देखिए, दक्षिणी सीमा जो है वह दैमाबाद महाराष्ट्र। देखिए, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, यानी कि जो सिंधु सभ्यता का जो खोज हुआ है उत्तर में यानी जम्मू कश्मीर तक में, यानी जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ तक में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। और पश्चिम में जो है आपका बलूचिस्तान यानी कि जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ तक यानी सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य यानी प्रमाण मिला है। और पूरब में यानी कि उत्तर प्रदेश यानी आलमगीरपुर तक सिंधु सभ्यता का प्रमाण मिलता है। इसके बाद दक्षिण में आपका दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक सिंधु सभ्यता का प्रमाण मिलता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगला नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामाजिक जीवन था, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं तो सबसे पहले हम अपना नाम और अपने पिता का नाम बताते हैं और मेरे पिता के नाम से ही मेरा पहचान होता है, ठीक है। तो उसी तरह जो उस समय का समाज था वो मातृसत्तात्मक था और वहाँ पर माँ के नाम से ही लोगों का पहचान होता था, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, और सिंधु सभ्यता समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहला था विद्वान वर्ग, दूसरा था योद्धा वर्ग, तीसरा था व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, इसके बाद चौथा था श्रमिक वर्ग। समझिएगा, विद्वान वर्ग उसे कहा जाता था जो पुजारी थे, ब्राह्मण थे, उसे यानी विद्वान वर्ग में रखा गया था।
इसके बाद देखिए योद्धा। योद्धा वर्ग जो था उसमें क्षत्रिय लोग आते थे, यानी कि जो यानी लड़ाई झगड़ा करते थे, ठीक है ना, जैसे राजा महाराजा हो गया, सैनिक हो गया, ये सब योद्धा वर्ग में आते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर है व्यापारी। देखिए जो लोग व्यापारी करते थे, ठीक है, तो उसे व्यापारी वर्ग में रखा गया। और जो मजदूरी करते थे, छोटे मोटे काम करते थे, ठीक है ना, खेती बाड़ी करते थे या फिर दूसरों के यहाँ काम करते थे, तो उसे श्रमिक वर्ग में रखा गया था। इसके बाद देखिए भोजन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता की जो यानी कि सावधान प्रणाली थी। सावधान का मतलब होता है जब यानी कि कोई आदमी मर जाता है तो उसको जो यानी दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है तो उसी को समाधान बोलते हैं, सावधान बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। सबसे पहले था पूर्ण सावधान, यानी मृतकों को कब्र में दफनाने का परंपरा था, ठीक है। उसके बाद देखिए आंशिक सावधान, यानी मृतक के शरीर को जंगल में रख देना। जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डी को दफना देना, ठीक है ना, ये आपका आंशिक समाधान है, ठीक है। इसके बाद देखिए दाह संस्कार जो अभी भी हम लोग करते हैं हिंदू समाज में, ठीक है। मृतक को जलाने की परंपरा, यानी कि जो हमारे यानी हिंदू समाज में जब किसी व्यक्ति का अगर मान लीजिए निधन हो जाता है तो उसको जला देते हैं, तो इसी को दाह संस्कार बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रणाली सिंधु सभ्यता में भी मिलती है, ठीक है ना, लोगों को जलाने का, ठीक है। इसके बाद उसका पूर्ण यानी कि समाधान यानी कि दफनाने का साक्ष्य, ठीक है। लेकिन ये वाला अब यानी कि प्रचलित नहीं है, लेकिन ये दोनों अभी भी होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नगर नियोजन की बात करें तो देखिए सबसे पहले सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है, ठीक है। इसके बाद देखिए हड़प्पा और मोहनजोदारो के मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंट का प्रयोग मिलता है, यानी कि जो हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो यानी कि मकान मिले हैं, ठीक है, वह पक्की ईंट का मिला है, ठीक है। इसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे, यानी सिंधु सभ्यता के जितने भी सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वो जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग भी अगर अपना घर बनाते हैं तो अपने घर का जो दरवाज़ा होता है उसको यानी कि सड़क की ओर खोल कर रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो अपने घर के दरवाजे को सड़क की ओर न खोलकर पीछे की ओर खोला करते थे। इसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदारो से प्राप्त हुई, यानी कि जो मोहनजोदारो है वह सिंधु सभ्यता का एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है ना। तो देखिए वहाँ पर सबसे चौड़ी सड़क कब प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो जितने भी सिंधु सभ्यता के जो शहर मिले हैं उसमें सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। इसके बाद देखिए सामान्यतः मकान में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिलते हैं, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के जो समाज थे उसमें ढकी हुई नाली भी मिली है, ठीक है ना, जो नाली होती है ना उसको ढक के रखते थे वो इस सभ्यता के लोग। इसके बाद देखिए समझिएगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है आपका हड़प्पा। 1921 में इसकी यानी कि खोज हुआ थी, 1921 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। देखिए इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। यह रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिला है। सबसे पहले श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत, ठीक है। लकड़ी का ताबूत का मतलब होता है जैसे जो मान लीजिए दफनाते हैं ना तो इस टाइप का नहीं रहता है, इसमें डाल के इसको दफना देते हैं, तो यही होता है ताबूत। इसके बाद देखिए RS-37 कब्रिस्तान, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका हो जाएगा मोहनजोदारो, ठीक है। देखिए मोहनजोदारो जो था वह सबसे बड़ा नगर था, इसे आप लोग याद रखिएगा। मोहनजोदारो सभ्यता का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित सिंध प्रांत में लारकाना जिले में है। मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसके बाद देखिए यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है। सबसे पहले पुरोहित आवास, दूसरा है अन्नागार, बाद है आदि शिव, इसके बाद कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, चौड़ी सड़क, विशाल स्नानागार और घर में कुआं। ये सब जो प्रमाण मिला है ये सब कहाँ से मिला है तो मोहनजोदारो से मिला है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए चनहुद्रो की बात करें तो इसकी जो खुदाई हुई थी
वह गोपाल मजुमदार ने की थी। ठीक है, इसके बाद और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित का मतलब होता है कि पहले की जो मान लीजिए कोई शहर हुआ करता था तो उसके चारों तरफ बाउंड्री हुआ करता था, जिससे कोई भी बाहरी यानी कि व्यक्ति इस पर आक्रमण न करे। ठीक है, लेकिन चंद्रहुदुर जो था उसमें किसी प्रकार का कोई बाउंड्री नहीं था। ठीक है, इसके बाद देखिए यह औद्योगिक शहर था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि जो चंद्रहुदुर था वह यानी कि औद्योगिक शहर था। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है, जैसे लिपस्टिक का परमाणु, शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान यहाँ से मिले हैं। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए रोपर की बात करें तो इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह वर्तमान में पंजाब और सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है, जिसे देखिए यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। नवपाषाण काल में भी ऐसे ही सब को बुर्जहोम में मिला था। ऐसे ही सब बुर्जहोम में मिला था, यानी कि जो नवपाषाण काल था नवपाषाण काल में हमने बताए थे कि जो बुर्ज होम था वहाँ पर भी कुत्ते के साथ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था। तो उसी प्रकार रोपर में जो यानी कि पंजाब में पड़ता है और वहाँ पर भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है ना, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कालीबंगा, तो कालीबंगा समझिएगा। देखिए कालीबंगा के बारे में कि इसकी खुदाई जो की थी वह किया था बीके थापर तथा बीबी लाल ने की थी। ठीक है, वर्तमान में यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है, और देखिए यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो आप लोग याद रखिएगा। हल से जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। अलंकृत ईंट। देखिए इसके बाद देखिए अलंकृत ईंट का मतलब होता है जिस ईंट में अगर मान लीजिए किसी प्रकार डिजाइन होता है, ठीक है ना, या सजावट होता है तो उसे अलंकृत ईंट कहा जाता है, या फिर मान लीजिए उसको रंग दिया जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए हवन कुंड मिला है, इसके बाद चूड़ी मिला है यहाँ से। ठीक है, तो कालीबंगा का जो खोज किया था आप लोग याद रखिएगा, बीके थापर और बीबी लाल ने किया था। इसके बाद यह घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है और जो कि राजस्थान में है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका है धौलावीरा। ठीक है, देखिए इसकी खुदाई जो की थी वह वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। ठीक है, और यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिलती है, जैसे स्टेडियम मिलता है। ठीक है ना, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका है सुरकोटता। तो देखिए इसका जो उत्खनन किया था वह जगपति जोशी ने करवाया। वर्तमान में यह गुजरात में अवस्थित है और यहाँ से जो वस्तु मिला था वो मिला था घोड़े की हड्डी। और भी वस्तु मिली थी लेकिन वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोग को सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद देखिए लोथल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोथल सभ्यता का उत्खनन SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो वस्तु मिला था तो सबसे पहले यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिलता है। बंदरगाह उसको बोलते हैं जहाँ पर मान लीजिए कोई समुद्री जहाज आकर लगता है जिस समुद्र के किनारे। ठीक है, तो उस इलाका को बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, तो लोथल जो है वह गुजरात में है। ठीक है, और गुजरात में समुद्र जानते हैं आप लोग कि गुजरात जो है वह समुद्र के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर बंदरगाह का साक्ष्य मिला था। इसके बाद देखिए यहाँ के घर के दरवाजे सड़क की ओर मिलते हैं। जो लोथल के जो घर का दरवाज़ा था वह सड़क की ओर खुला हुआ था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मोहनजोदारो था और हड़प्पा था, यानी कि और भी जगह यानी कि हो सकते हैं जहाँ पर घर का जो दरवाज़ा था वो यानी कि सड़क की ओर ना खुलकर घर के पीछे की ओर खुलता था। ठीक है ना, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका है महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए सिंधु सभ्यता से और भी महत्वपूर्ण तथ्य यानी सवाल बन सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता या कांस्यन युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इनके कई नाम हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का मतलब होता है कि वह यानी कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, सिर्फ अपने यानी कि भाव की वजह से, जैसे मान लीजिए जिस प्रकार का वह काम करते थे ना, तो उस प्रकार का वह पिक्चर पाड़ देते थे।
ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए कोई हल है, हल इसे मान लीजिए इसे पार दिया, 2 गो बैल आगा में कर दिया, ठीक है, और इसी प्रकार का डिजाइन बना दिया, तो इसका मतलब कोई व्यक्ति है जो खेत जोत रहा है, ठीक है। तो वो भाव चित्रात्मक थी जो दाएं से बाएं और लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी और उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। अब देखिए सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि कपास का प्रथम उत्पादक कपास का यानी कि कपास की खेती कब से शुरू हो गई थी, तो सिंधु सभ्यता से ही शुरू हो गई थी, ठीक है। इसीलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ होता है सैंधववासियों की उपज। समझ में आया ना। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो व्यापार करते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह माप तौल से परिचित थे, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं था, ये बात आपको ज़रूर याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। इसके बाद देखिए हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था, ठीक है। इसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले, पर शेर का चित्र नहीं मिला। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खरी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था। अब देखिए सेल खरी का मतलब होता है जैसे कि अगर मान लीजिए हम मिट्टी लेते हैं, उसको आग में डाल दें तो वो यानी कि बहुत ही कठोर हो जाता है, तो उसी को एक सेल खरी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट वैदिक सभ्यता इस चैनल पर बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर मान लीजिए इतना क्वेश्चन अगर आप याद रखते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में किसी प्रकार का यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।